नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का विज्ञान की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक के 20वें पाठ जिसका नाम है वायु, इसके तीसरे भाग के अंतर्गत हम सीखेंगे कि वायु प्रदूषण के कारण और उसका दुष्प्रभाव क्या है हमारे जीवन में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले जी हाँ, भाग 2 में बताई गई बातों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि पढ़ी हुई बातों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा था। दूसरे भाग में हमने जाना था कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण व आग बुझाने में काम आती है। जी हाँ बच्चों, हमारा जो वातावरण है उसमें जो उपस्थित वायु है वो बहुत सी गैसों का मिश्रण है, ये तो हम सभी जानते हैं। उस मिश्रण में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सभी गैसें हमारे लिए किसी न किसी रूप में बहुत ही उपयोगी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और आग बुझाने में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में सहायक होती है। यही कारण है कि अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे जो निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने ये भी जाना था दूसरे भाग में कि जो नाइट्रोजन गैस है वो वातावरण में किस प्रकार से स्थिर रहती है, उसका प्रतिशत किस प्रकार से वातावरण में स्थिर रहता है। किसके द्वारा? नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। और नाइट्रोजन गैस हमारे लिए कहाँ कहाँ उपयोगी है, जल्दी से बताइए आप सब। जी हाँ, नाइट्रोजन जो होती है वो विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को बनाने में उपयोग की जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे शरीर में अमीनो एसिड बनाता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चों, हमने ये तो जाना था कि हमारे चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें वायु है, साथ ही साथ वायु जल में और मिट्टी में भी उपस्थित है, जिसको हमने एक प्रयोग के द्वारा समझा था। अब बच्चों, जो वायु है, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से जब ये मिश्रण का जो प्रतिशत है वो बिगड़ जाता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने से, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे से निकलने वाले धुएं से, या वनों की कटाई से। कई ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण वायु में उपस्थित गैसों का प्रतिशत या संगठन जो होता है वो बदल जाता है। तो क्या होता है बच्चों? वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हमने भाग 2 में समझी थी और जानी थी। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वायु प्रदूषण में जो वायु का संगठन बिगड़ता है, यानी कि जो बहुत सी ऐसी हानिकारक गैसें हैं जो वायु में शामिल हो जाती हैं, जिससे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का प्रतिशत बदल जाता है और वो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं जो वातावरण में आ जाती हैं और हमें हानि पहुंचाती हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पर उससे पहले आपकी एक दोस्त मीना के मन में कुछ प्रश्न आए हैं, तो जल्दी से देखते हैं उसके मन में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। चलिए देखते हैं। मीना सोच रही है कि हम मुंह से सांस लेने के लिए मना किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने को भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग कई बार आपको टोकते होंगे कि बच्चों हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो मुंह खोलते हैं और मुंह से सांस लेते हैं, पर यह हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो मीना सोच रही है ऐसा क्यों होता है। साथ ही साथ उसका एक और प्रश्न है, वो क्या है? ट्रैफिक पुलिस हमेशा नाक एवं मुंह पर मास्क क्यों लगाए रहती है? तो बच्चों, इन दोनों प्रश्न का उत्तर है कि जो वायु है, वायु में हमने जाना था कि धूल के कण भी होते हैं, कार्बन के भी कण होते हैं, जो कि यदि हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यदि हम नाक से श्वसन की क्रिया करते हैं, नाक से वायु को अंदर ले जाते हैं, तो हमने श्वसन की क्रिया के अंतर्गत पढ़ा था कि हमारी नाक में जो हमारी नसिका है उसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे निकलने वाला जो श्लेष्मा है वो वायु में उपस्थित धूल के कण को हमारे शरीर में अंदर जाने से रोक देता है, उन्हें अपने अंदर चिपका लेता है। इसी कारण हमें हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं।
इसी प्रकार जो ट्रैफिक पुलिस होती है बच्चों, वो कहाँ पर होती है? जहाँ पर वाहनों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। वाहनों से जो निकलने वाला धुआं होता है, वहाँ पे उस जगह पर क्या होते हैं बच्चों? कार्बन के कण ज़्यादा मौजूद होते हैं। वहाँ की वायु में कार्बन के कण की मात्रा अत्यधिक होती है। इसी कारण जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो इन कार्बन के कणों से बचने के लिए, वायु में उपस्थित धूल के कणों से बचने के लिए अपने मुंह में और नाक में मास्क लगाए रहते हैं। तो चलिए बच्चों, मीना के प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वायु में कौन कौन सी हानिकारक गैसें और कैसे आती हैं। वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के कई कारण हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कई कारणों से वातावरण में अधिक हो रही है। इसको हम विस्तार पूर्वक से एक एक करके आगे समझेंगे। दूसरा क्या है? उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना। उद्योग धंधों से बच्चों, हमारी जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसकी उन्नति के लिए कई उद्योग धंधे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन उद्योगों से, इन कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उनमें कई हानिकारक गैसें होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी गैसें वातावरण में मिश्रित हो जाती हैं, जिससे वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कारखानों के अलावा क्या होता है बच्चों? मृत जीवों के अपशिष्टों से, जो जीव जंतु खुले स्थान पे मर जाते हैं, उनके अपशिष्टों से भी कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया। ये सभी गैसें हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। आइए एक एक करके विस्तार पूर्वक से इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और किन किन कारणों से हमारे वातावरण में इसका जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। पर बच्चों, उससे पहले जरा जल्दी से आप बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत है? जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वायु में कितना है? 0.03% है। तो ये बहुत कम, लेकिन आज की स्थिति में जब जनसंख्या बढ़ रही है, वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। किन किन कारणों से बढ़ रहा है? लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है। विभिन्न प्रकार के ईंधन, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसी भी प्रकार का ईंधन जब जलता है बच्चों, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, क्योंकि सभी प्रकार के ईंधन में कार्बन उपस्थित होता है। और जब ये जलते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और इनका अत्यधिक प्रयोग होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। सीमेंट के कारखानों, ताप बिजली घरों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है। जैसा हमने बताया भी था कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। इसको वातावरण में मिलने से रोका भी जा सकता है। किस प्रकार से? कारखानों में जो चिमनियाँ लगाई जाती हैं उनमें फिल्टर लगा करके, ताकि इनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं वो वहीं पर रुक जाएं और वातावरण में ना जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वनों की कटाई को। जी हाँ बच्चों, आज जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने के साथ हमें रहने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, हमें अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के लिए जो भूमि चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम वनों की कटाई कर देते हैं, जो वन हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं और अपने रहने के लिए वहाँ पे भूमि को प्राप्त करते हैं। तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? हमें अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और जितना हो सके वनों की सेवा करनी चाहिए। वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों के कटने से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण
कम हो गया है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। अब जब वन कम हो जाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़े ना। अब देखते हैं और कौन कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं। वो है सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसें भी वातावरण में आ रही हैं। अब कहाँ कहाँ से आती हैं देखते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। कुछ ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोल में अल्प मात्रा में सल्फर अशुद्धि के रूप में विद्यमान रहता है। यह जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जितने भी ईंधन हैं जिनमें मुख्यतः कोयला है, पेट्रोल है, इन सभी में कुछ मात्रा में सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, विद्यमान रहता है। और जब ये जलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो कि वायु में मिलती है और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जितना कम से कम हो सके इन ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी इनका प्रयोग कीजिए, बिना ज़रूरत के गाड़ियों का प्रयोग ना कीजिए। क्योंकि आज तो देख रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले और आज की स्थिति में वाहनों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। और वाहनों से निकलने वाला जो ये पेट्रोल और डीजल का जो धुआं होता है, जब ये पेट्रोल डीजल जलता है तो इनसे जो गैसें निकलती हैं वो हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। बिजली घरों, उर्वरक तथा तेल शोधक कारखानों से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए बच्चों, इन कारखानों से भी कार्बन डाइऑक्साइड, हमने देखा था कि कुछ कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, कुछ कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये सभी गैसें हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इसका एक ही उपाय है कि सभी कारखानों में जो चिमनियाँ होती हैं वो थोड़ी ऊंचाई, मतलब और लंबी ऊंची लगनी चाहिए, और उनमें इस प्रकार का फिल्टर लगा होना चाहिए कि वो इन गैसों को हमारे वातावरण में आने से रोक दे। फास्फोरिक अम्ल, नायलॉन तथा सेलुलोज रेशे बनाने वाले कारखानों से निकलने वाले धुएं में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। नायलॉन और सेलुलोज के रेशे, ये रेशे होते हैं जिनसे कि कृत्रिम रेशे होते हैं जिनसे कि वस्त्र बनाए जाते हैं। अब इनके कारखानों से जो निकलने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो वातावरण में मिलती है और वायु को प्रदूषित करती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके प्राकृतिक रेशों का प्रयोग वस्त्र के रूप में करना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल बनाने वाले तथा चांदी सोने को शुद्ध करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बच्चों, नाइट्रिक अम्ल जहाँ बनता है वहाँ पे, और चांदी और सोने को साफ करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैस भी वायु को प्रदूषित करती है। तो हमने देखा बच्चों कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। इनको रोकने के लिए एक तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, और दूसरा सभी कारखानों की चिमनियाँ ऊंची लंबी होनी चाहिए और इनमें फिल्टर लगना चाहिए जिससे कि इन हानिकारक गैसों को वातावरण में आने से रोका जा सके। अब और भी कुछ गैसें हैं जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। आइए समझते हैं वो गैसें कहाँ से निकलती हैं। मृत जीवों के अपघटन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तथा अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि खेतों में या खुले स्थानों पे कई बार जो जीव होते हैं वो मृत हो जाते हैं और उनके आसपास से बहुत ही दुर्गंध आने लगती है। हम क्या करते हैं, हम मुंह पे कपड़ा लगाते हैं और उसके पास से गुजर जाते हैं। परंतु बच्चों, इन जो मृत जीवों के शरीर से सिर्फ बुरी दुर्गंध ही नहीं आती है, इनके शरीर से जब ये अपघटित होते हैं तो कई ऐसी गैसें भी निकलती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करती हैं। और वो गैसें कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस। जीवाश्म ईंधन,
जीवाश्म ईंधन के जलने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं बच्चे? जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सभी के जलने से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि चांदी के आभूषणों को काला कर सकती है। मनुष्यों, पशुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया के अपघटन से अमोनिया गैस बन जाती है और इन गैसों की मात्रा वायु में बढ़ती रहती है। बच्चों, हमने देखा था, उत्सर्जन के पाठ में हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य है वो उसका उत्सर्जन पदार्थ क्या होता है? यूरिया। जब हम मूत्र का त्याग करते हैं तो उसमें यूरिया उपस्थित होता है। जब खुले स्थान पे हम मूत्र का त्याग करते हैं तो वहाँ के वातावरण में यूरिया उपस्थित हो जाता है। अब ये यूरिया क्या होता है? जब यूरिया का अपघटन होता है तो वह अमोनिया गैस बनाता है और ये अमोनिया गैस हमारी वायु को प्रदूषित करता है। इसीलिए बच्चों, सार्वजनिक स्थानों पर या खुले स्थानों पर मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। ये वायु को प्रदूषित करता है। तो हमने बच्चों अभी तक जितनी चीज़ों को सीखा, देखा कि कौन कौन सी गैसें हमारे लिए हानिकारक हैं और इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। एक बार फिर से इन्हें एक साथ समझते हैं। वाहनों का धुआं, किसी भी प्रकार का जो वाहन होता है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो कास्ट, कोयला, तेल, पेट्रोल एवं डीजल का दहन किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के ईंधन के जलने से और वाहनों से निकलने वाले धुएं से, कारखानों से निकलने वाले धुएं से, इन सभी के धुओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा से में वृद्धि होती है। ये सभी जो होते हैं हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं और इनसे क्या क्या प्रभाव होता है? हमें सिर दर्द, दमा और थकान की शिकायत होने लगती है। इनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी इनसे हो सकती हैं। दूसरा, ईंधनों का अपूर्ण दहन। बच्चों, ईंधनों का अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन से मतलब है कि जब ईंधन, विभिन्न प्रकार के जो ईंधन जलते हैं उनका दहन उस स्थिति में हो जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, यानी कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में ना हो। वहां पर क्या होता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि कभी भी कोयला या जो लकड़ियां हम जलाते हैं, खास तौर से सर्दियों के मौसम में हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए या अपने घरों को गर्म रखने के लिए हम कोयले या कंडे को जलाते हैं। ये क्रिया कभी भी बंद कमरों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंद कमरों में ऑक्सीजन की कमी होती है और वहाँ पे जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बच्चों, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे कई बार व्यक्तियों का दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों, अब आप ध्यान रखिएगा कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति कोयले या कंडे का या लकड़ी का दहन बंद कमरे में ना करे। इनका दहन हमेशा ही खुले स्थानों पर करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसें। अब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन, फ्रिज और एसी, इनका प्रयोग आज बहुतायत से हो रहा है। इनसे कौन सी गैस निकलती है बच्चों? इनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है बच्चों, ये भी हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। ये हमें क्या हानि पहुंचाती है? ये ओजोन परत का क्षरण करती है, ओजोन परत को कम करती है। तो आज तो हम अपनी सुविधा के लिए बहुत ही हर घर में फ्रिज और एसी का प्रयोग कर रहे हैं। गांव-गांव में तो हर घरों में फ्रिज है और शहर में हर घर में एसी और फ्रिज दोनों पाए जाते हैं। लेकिन इनसे निकलने वाली जो गैस है, कौन सी गैस बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो होती है वो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। और हानि किस रूप में पहुंचाती है? ओजोन परत का क्षरण करके। कागज के निर्माण में, अब कागज का निर्माण तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कागज नहीं होंगे तो हम अपनी लिखाई किस पर करेंगे? लेकिन बच्चों, इस कागज के निर्माण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कागज का प्रयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। जितना ही उपयोग हो उतना ही कागज का उपयोग करना चाहिए। अब सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने से क्या होता है?
वर्षा जल द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का अम्लीय वर्षा में परिवर्तन होना। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकलती है, ये क्या होती है, जल से जो वायु में जो जलवाष्प हैं उनसे क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। अब ये अम्लीय वर्षा क्या है बच्चों, आइए समझते हैं। अम्ल वर्षा, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ऐसे वर्षा का जल जिसका जल अम्लीय हो, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। अब ये होता कैसे है, देखिए इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि विभिन्न प्रकार के कारखानों से, घरों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मिल रही है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होते हैं वो वायु में उपस्थित जल वाष्प, हमने जाना था कि वायु में जल वाष्प भी उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प हैं उनसे क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और वर्षा के जल में घुल करके ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। और जब ये वर्षा के द्वारा हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो क्या होता है बच्चों, इससे पौधों को भी बहुत नुकसान होता है और मिट्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। तो अम्ल वर्षा क्या है, ऐसे वर्षा का जल जिसका जल अम्लीय हो। और अम्लीय कैसे बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जल वाष्प से क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जब वर्षा के जल में घुल जाते हैं तो वर्षा का जल अत्यधिक अम्लीय हो जाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो देखते हैं बच्चों इनसे क्या क्या हानि होती है। अम्ल वर्षा भवनों एवं मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं का क्षरण करते हैं। जो अम्लीय वर्षा का जो जल होता है वो संगमरमर की मूर्तियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अम्ल वर्षा मृदा जल स्रोतों, जंगलों तथा मानवीय स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सी झीलें एवं झरने अम्ल वर्षा से प्रदूषित हो गए हैं। इसके फलस्वरूप मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अब ये जो अम्ल वर्षा का जल होता है जब ये नदियों में, तालाबों में मिलता है तो वहाँ पे रहने वाली मछलियों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी प्रजातियां हैं जो कि आज विलुप्त होती जा रही हैं। जंगलों, वन्य जीवों तथा अन्य जीवधारियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। पेड़ पौधों के साथ साथ ये जंगलों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी हानिकारक होती हैं। आगरा के ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होकर के पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण ही है। बच्चों, जो आगरा का ताजमहल है जो विश्व के 7 अजूबों में एक है, परंतु इस अम्ल वर्षा के कारण ही इसके पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिसके कारण जो हमारा दूधिया संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखानों से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं। जैसा हमने देखा था कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है, वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलते हैं। अब आगरा के पास मथुरा है और मथुरा में तेल के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से निकलने वाला जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है ये वायु में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करता है और किसका कारण बनता है बच्चों? अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो इस अम्ल वर्षा के कारण आगरे का जो हमारा सुंदर सा ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो बच्चों, हमने जाना कि अम्ल वर्षा क्या है और इससे क्या क्या हानियां होती हैं। अब एक और चीज है जिसे हम जानते हैं, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। इसको जानने से और समझने से पहले हम समझते हैं बच्चों कि हरित गृह क्या है, यानी ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस बच्चों कृत्रिम रूप में इस प्रकार से एक कांच का घर बनाया जाता है, जैसा आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि कांच का घर बनाया जाता है और इसके अंदर इस प्रकार से, जैसे इस दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, अंदर
पेड़ पौधे सब्जियां लगाई जाती हैं। यहाँ पे उन पेड़ पौधों और सब्जियों को लगाया जाता है जिनको गर्मी की आवश्यकता अधिक होती है, या इस हरित गृह का प्रयोग ऐसी जगहों पे ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर ठंड का मौसम हो। अब ठंड के मौसम में अगर हमें ऐसे पेड़ पौधों को उगाना है जिनको ऊष्मा की आवश्यकता ज़्यादा हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इस हरित गृह का। अब ये कार्य कैसे करता है? ये जिसकी जो कांच की दीवारें होती हैं वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, यानी कि इनको अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देती हैं। अब जब ऊष्मा, सूर्य की जो आने वाली ऊष्मा है, वो जब अंदर रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो क्या होगा बच्चों? अंदर का तापमान अधिक हो जाएगा बाहर की तुलना में, और जिन पेड़ पौधों और सब्जियों को लगाने के लिए हमें ऊष्मा की अधिक आवश्यकता होती है, वो इस हरित गृह में आसानी से पनप सकते हैं। परंतु बच्चों, कल्पना कीजिए कि अगर इस हरित गृह का ताप अधिक हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वहाँ पे उगाई जाने वाली जो पेड़ पौधे होंगे, जो फूल फल होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, वहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट बना हुआ है। वहाँ पर भी क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें हमारे वातावरण में आती हैं और वहाँ पे उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें, खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती हैं? वहाँ सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें बाहर बहुत कम मात्रा में निकलने देती हैं। परंतु बच्चों, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उसका अवशोषण अधिक होगा, और इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों? हमारी जो पृथ्वी के चारों ओर का तापमान है वो बढ़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब इस तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना होगा। जितना प्रतिशत है, यानी कि 0.3%, इस पर स्थिर रहना होगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना होगा। तो बच्चों, ये तो हमने जाना कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से कि हमने आज के भाग में क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि वायु प्रदूषण, वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मानक से प्रतिशत मात्रा में वृद्धि है। मानक यानी कि एक मानक बनाया गया है कि इन गैसों का प्रतिशत वायु में सिर्फ इतना ही रहना चाहिए। जब ये इससे अधिक हो जाते हैं तो वायु प्रदूषण की स्थिति होती है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की अधिकता के कारण पृथ्वी की गर्मी में वृद्धि होना है। हरित गृह प्रभाव क्या है बच्चों? जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित अधिक कर लेता है, जिससे कि हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो अधिक गर्म हो जा रहा है। वायु में पाई जाने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा बनाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अम्ल वर्षा कैसे बनती है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जल वाष्प से अभिक्रिया होती है। तो ये कौन सी गैसें बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल से अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, और ये जो अम्ल वर्षा है वो हमारे लिए हानिकारक होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में बताई गई जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और आप अपनी पुस्तक में जो बातें आपको बताई गई हैं उन्हें आप पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य पे। हमारे क्रियाकलापों से पर्यावरण में हुए परिवर्तनों द्वारा वायु प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है? आप स्वयं विचार कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिएगा और इसको अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।